दोस्तों, घर के अंदर पार्टी चल रही थी। लोग बाग खाना खा रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, डांस कर रहे थे, डीजे बज रहा था और माता पिता अपनी बेटी को कमरे में फर्श पर गिराए हुए थे और कुछ दोस्त भी उसके साथ अपने दोस्त के साथ उसकी बेटी को फर्श पर गिराए हुए थे, उसको पीट रहे थे और फिर उसकी हत्या कर देते हैं। पार्टी में डीजे के शोर से जो लड़की शोर मचा रही थी, उसको उसका जो शोर था वो किसी के कानों में नहीं पड़ता है। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन किसी की भी कानों के तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंच पाती है और फिर माता-पिता अपनी ही बेटी को मारकर उसकी गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और जो पार्टी में जो तंदूर था, उसी में जलाकर उसको भून देते हैं और फिर उसकी जो राख होती है, उसको नदी में सला देते हैं, नदी में बहा देते हैं। तो दोस्तों, जब इस घटना का खुलासा होता है, सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि जिस पार्टी में हम खाना खाने गए थे, दावत खाने गए थे, उसी पार्टी में इतना बड़ा कुछ हादसा हो गया और उनको उसका पता भी नहीं चला। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को शुरू से आखिर तक। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक कहानी आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं पूरी घटना को शुरू से। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो एक घटना लेकर आया हूँ, ये है बिहार की एक ज़िला लगता है मुजफ्फरपुर ज़िला और उसी का एक गांव लगता है डुमकी गांव। दोस्तों, उसी गांव में एक पार्षद का बेटा होता है मिथुन कुमार और उसकी जो प्रेम कहानी चल रही थी, एक दूसरा पार्षद होता है जिसका नाम होता है नरेश पंडित और उसकी एक बेटी होती है, उस बेटी का नाम होता है चित्रा पंडित। दोस्तों, मिथुन कुमार का जो जो अफेयर चल रहा था और जो जिसकी प्रेम कहानी चल रही थी चित्रा पंडित से, तो दोनों का प्रेम प्रसंग काफ़ी दिनों से चल रहा था और जो मिथुन कुमार होता है वो वह का 5 दिनों से काफ़ी परेशान था। उसकी जो बातें थी, फ़ोन पर बातें होती थी, वो 5 दिनों से हो नहीं रही थी। मिथुन कुमार परेशान हो जाता है और वो चित्रा को ढूँढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वो उसका पता नहीं लगा पाता है। वो उसकी गाँव अपने उसी गाँव में जाता है और लोग बागों से पूछताछ करना शुरू कर देता है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बताता है। मिथुन कुमार उसकी तलाश जारी रखता है और उसको ढूंढते-ढूंढते न जाने किस-किस से वो उससे पूछता है, लेकिन एक व्यक्ति मिलता है जो चौकीदार होता है, वो उससे मिलता है, उसको पूछता है, तब वो जो चौकीदार होता है अनिल कुमार, वो कहता है कि हाँ, 24 अप्रैल को उसी के घर में एक पार्टी थी और न जाने किस चीज़ की पार्टी थी। डांस चल रहा था, खाना चल रहा था, लेकिन यह नहीं पता कि किस चीज़ की पार्टी थी और उस पार्टी के बाद से ही जो चित्रा पंडित है, वो गुम हो जाती है, उसका कोई पता नहीं चलता और वो ना ही दिखती है। और फिर जो चौकीदार होता है वो पुलिस के पास फ़ोन करता है और कहता है कि साहब, जो नरेश पंडित है पार्षद, उसकी जो बेटी है वो 4-5 दिनों से दिख नहीं रही है, ना जाने वो कहाँ पर है, आप उसका पता लगाइए। और जब जो थानेदार साहब होते हैं वो नरेश पंडित के घर पर जाते हैं और फिर नरेश पंडित से कहते हैं कि तुम्हारी जो बेटी है वो कहाँ पर है, उससे हमारी बात कराइए। और नरेश पंडित कहता है कि साहब, आप क्यों परेशान हो रहे हो, मेरी जो बेटी है वो रिश्तेदारी में गई हुई है। और फिर जो थानेदार साहब होते हैं वो कहते हैं कि जहाँ भी है, जैसे भी है, जिस रिश्तेदारी में है उसमें फ़ोन करिए और हमें उससे बात करनी है। और फिर नरेश पंडित ऐसे ही बहाना करके 1-2 रिश्तेदारी में फ़ोन मिलाता है और फिर कहता है कि साहब, वो बाज़ार गई है। और फिर जो थानेदार साहब होते हैं वो कहते हैं कि जो भी जहाँ पर भी है हमें उसका नंबर दीजिए या लोकेशन बताइए या उसका एड्रेस बताइए, हम खुद जाकर उसकी तलाश कर लेंगे, उससे बातें करना चाहते हैं। और फिर नरेश पंडित से जो थानेदार साहब होते हैं कि हमारी उससे वीडियो कॉल पर बात कराइए, हमें उससे बातें करनी है। और फिर नरेश पंडित कहता है कि साहब,
मैं आपसे सही कह रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, वो रिश्तेदारी में ही है। आप बेफ़िक्र होकर अपने काम करिए, आप बेफ़िक्र रहिए। हमारी जो बेटी है चित्रा पंडित, वो रिश्तेदारी में ही है और अभी वो बाज़ार गई है, उससे वो आते ही वो ब बातें कर लेगी। तो दोस्तों उसके बाद थानेदार साहब कहते हैं कि जो जहाँ रिश्तेदारी में है उसका हमें फ़ोन नंबर दीजिए। तो नरेश पंडित कहने लगता है कि साहब ठीक है, और उसके बाद जो थानेदार साहब होते हैं वो नरेश पंडित को समय देते हैं, और उसके बाद नरेश पंडित कुछ बोल नहीं पाता है, कुछ कह नहीं पाता है। उसके बाद थानेदार साहब उसे अपनी कस्टडी में लेते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही नरेश पंडित से पूछताछ की जाती है तो वो टूट जाता है। और फिर जब नरेश पंडित कहता है कि साहब मैं पूरी कहानी बताता हूँ शुरू से। दोस्तों नरेश पंडित कहता है कि साहब हमारी जो बेटी थी वो, हम उससे बहुत प्यार करते थे, अच्छे स्कूल में पढ़ाते थे, हर उसकी ख्वाहिश को पूरा करते थे। लेकिन उसका जो प्रेम कहानी थी वो पार्षद के बेटे मिथुन कुमार से चल जाती है। हम उसे समझाते हैं, बुझाते हैं, लेकिन वो हमारी बातें नहीं मानती। हम उससे कहते कि हम तुम्हारी शादी एक अच्छे घराने में करेंगे, और जो मिथुन कुमार है वो हमारी कास्ट का नहीं है, बिरादरी का नहीं है, उससे शादी तुम्हारी नहीं हो सकती। लेकिन चित्रा पंडित मानती नहीं है, बेटी मानती नहीं है, और वो लगातार उससे बातें करती रहती। और फिर 10 अप्रैल को वो उसके साथ फरार हो जाती है, और आप ही ने उसको ढूंढकर हमें सौंपा था। और फिर थानेदार साहब कहते हैं कि जिस बेटी के लिए तुम रो रहे थे थाने में आकर, उसी उसी बेटी को तुमने क्या कर दिया, कहाँ भेज दिया, बता क्यों नहीं रहे। फिर नरेश पंडित कहता है कि साहब जिस बेटी को आपने मुझे सौंपा था, और फिर वो ही फरार हो जाती है, 10 अप्रैल को फरार हो जाती है। और फिर जब आपने हमको सौंपी थी तो हम उसको समझाते हैं, बुझाते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती है। और फिर वो हमसे ज़बान चलाना शुरू कर देती है, मुँह बहस करना शुरू कर देती है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो हमारे सामने ही उससे बातें करना शुरू कर देती है। हमें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते हैं। और फिर हम एक प्लान बनाते हैं। 24 अप्रैल को हम एक घर में पार्टी रखते हैं, और पार्टी में हम आस-पास के पड़ोसियों को भी बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, और उस पार्टी के बहाने ही हम डीजे भी करते हैं, खाना करते हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। और फिर मैंने कुछ अपने 4-5 दोस्त बुलाए थे, और सबको जो हमने प्लान बनाया था सबको पहले ही समझा दिया था। और फिर जब नीचे खाना चल रहा था, डीजे बज रहा था, तब मैं ऊपर अपने कमरे में जाता हूँ तो देखता हूँ जो बेटी है चित्रा पंडित है, वो अपने प्रेमी से मिथुन कुमार से बातें कर रही थी फ़ोन पर। और फिर जब मैं उसको वो बातें करते हुए देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है, और फिर मैं नीचे जाकर डीजे की आवाज़ तेज़ कर देता हूँ, और फिर अपनी पत्नी को भी ऊपर ले जाता हूँ। और उसके बाद जो दोस्त होते हैं वो भी मेरे साथ ऊपर चलते हैं, और फिर हम सब मिलकर उसको पीटते हैं। जितना भी गुस्सा था हमारे अंदर, हम सारा गुस्सा उस पर उतार देते हैं, इतना पीटते हैं, एक-एक करके हम सब उसको पीटते हैं, और फिर उसको ज़मीन पर गिरा देते हैं, और फिर उसकी गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद नरेश पंडित कहता है कि जब उसकी हत्या हो जाती है, किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है, और जो वो शोर मचा रही थी डीजे की आवाज़ के कारण किसी के कानों में वो शोर भी नहीं पहुंच पाता है। और जो पार्टी में खाना बन रहा था उसकी महक से और किसी को कुछ पता भी नहीं चल पाता है, और हम फिर उसके टुकड़े करते हैं, छोटे-छोटे टुकड़े करते हैं, और जो पार्टी में तंदूर की भट्टी थी, उसमें उसको डालते रहते हैं, और छोटे-छोटे टुकड़े करके उस भट्टी में हम उसको जला देते हैं, और किसी को कुछ पता भी नहीं चल पाता है। सारी रात हम उसके टुकड़ों को, छोटे-छोटे टुकड़ों को उस तंदूर की भट्टी में जला देते हैं, और जो उसकी महक थी, दुर्गंध थी, वो किसी के पास पहुँचती भी नहीं है, क्योंकि जो पहले खाना बना था, मिर्च मसाले का खाना बना था, तो जो उसकी जो लाश थी वो छोटे-छोटे टुकड़े जो जल रहे थे, वो कुछ समझ नहीं पाते हैं, कोई उसको जान-पहचान भी नहीं पाता है कि ये क्या जल रहा है। और उसी की आड़ में हम उसके सारे
जो बॉडी होती है उसके टुकड़े करके उसको तंदूरी में जला देते हैं, उसको भून देते हैं और जब तक जलाते हैं जब तक वो राख नहीं हो जाती। और सारी रात हम यही प्रक्रिया करते हैं और फिर उसके बाद जो राख होती है उसको पास की नदी में ही बहा देते हैं। और जैसे ही थानेदार साहब ये कहानी सुनते हैं नरेश पंडित के मुंह से, तो वो भी सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि जिस बेटी के लिए यह 1 महीने पहले रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था और फिर उसके मिल जाने के बाद ही वो उसकी हत्या कर देता है और अपनी पत्नी को भी उसमें शामिल करता है और अपने दोस्तों को भी शामिल करता है। दोस्तों, जब नरेश पंडित पूरी घटना को बताता है, सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई माता-पिता ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी अपनी बेटी के साथ। दोस्तों, जैसे ही थानेदार साहब ये पूरी कहानी सुनते हैं, तभी जो फोरेंसिक टीम होती है उसको नदी पर भेजा जाता है और फिर सारे जो उसके जो सैंपल होते हैं वो लिए जाते हैं और फिर जो नरेश होता है और नरेश की पत्नी होती है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो उसके 4 दोस्त होते हैं उनको पुलिस खोजने में लग जाती है। तो दोस्तों, नरेश पंडित और उसकी पत्नी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और फिर उनको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अगर आप को कहानी अच्छी लगी हो, घटना अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, आज की जो एक कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, आपको सावधान करना है, सतर्क करना है। आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।